हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखेंगे क्या भाई, आपके कक्षा 10वीं विज्ञान की प्यारे बच्चों 5 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से अपन इसका एक साथ नहीं हो रही बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट इस विज्ञान में बच्चों एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि 5 नंबर वाला तो बड़ा सा कोई टॉपिक कर लेंगे वो आएगा, नहीं। अब हमारी पैटर्न जो चेंज हो रखी है, मतलब पिछले 2-3 सालों से बात करें तो बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, तोड़ के देते हैं बच्चों। ऐसा आपको एक ही क्वेश्चंस को 2 भाग 3 भाग में से तोड़ के दे देंगे भाई। छोटा छोटा क्वेश्चन एक ही में डाल देते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। इसलिए आपको एकदम डीप में पढ़ना है, और डीप में पढ़ने के लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना ज्यादा जरूरी है बच्चों। इसलिए मैं जो है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आज की इस लेक्चर में प्यारे बच्चों अपन देखेंगे क्या भाई, चैप्टर नंबर 6 की आपके अध्याय बच्चों, कौन सा अध्याय 6 की क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अथवा में रहने वाले बच्चों इतने क्वेश्चन जितना करा रहा हूं वो ध्यान से कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, उसका एसआई मात्रक आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट बोल रहा है। तो यहां पर क्या करना है, जैसे देखो किसी चालक में क्या लिखना है बेटा, किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है, उसमें कितनी आवेश बह रही है वो क्या कहलाते हैं, उसके विद्युत धारा कहलाते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों एम्पियर होता है, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होने की दर है, या बोल सकते हैं किसी भी चालक में इकाई समय में जितनी आवेश बहता है, तो उस आवेश जितना बहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट वन है, तीन प्रतिरोध बोला गया बच्चों। यहाँ पर तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 ओम को आपस में समांतर क्रम में संयोजित कर उसका विद्युत परिपथ बनाकर तुल्य प्रतिरोध का मान लिखे, या संयोजन कब करना चाहिए ये चीज भी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता देता हूं। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी परिपथ के, ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोध, जितना भी प्रतिरोध लगा है, ठीक है, उसके पहले सिरे को, जितना भी प्रतिरोध लगा है ऐसा जितना ठोक, उसके पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को, भाई इधर ऐसा भी तो दूसरा उसका सिरा होगा क्या, जितना भी प्रतिरोध रहेगा तो उसके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तब ये संयोजन क्या कहलाता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसकी डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा, आई थिंक आपको विजिबल हो रही होगी। ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा, देख लो यहाँ पे कि भाई ऐसा यहाँ पे है, तो ये हमारा R1 हो जाएगा, ये जैसे कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं, ये वाली R2 और ये वाला R3 हो जाएगा। तीन प्रतिरोध दिया हुआ है, तीनों प्रतिरोध को ऐसे इस तरीके से बच्चों अपन जोड़ दिए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिए, तीनों प्रतिरोध को एक सिरा ए से इसको जोड़ दिए, तो इसके बीच जो है विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विभव आपका हो जाएगा V। और जब इस पर अपन क्या कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे बच्चों, बैटरी लगा देंगे, भाई ये बैटरी हो गया, है ना। बैटरी जोड़ दिए और इस पर कुंजी डाल दिए एक, और एक अमीटर लगा दी, है ना। तब यहां पर क्या होने लग जाती बच्चों, जब यहां पर बैटरी चालू होगा तो आई धारा प्रवाहित होगी। जब आई धारा प्रवाहित होती है तो वो तीनों में अलग अलग हो जाती है। I1 इस पे क्या बहती है, I2, और इस वाले पे बच्चों I3 धारा जो है प्रवाहित होने लग जाती है, और इसका जो वोल्टेज है वो V रहता है, इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। ये ऐसा, ये इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। क्लियर है क्या, ऐसे आप इसको जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारा डायग्राम हो जाएगा। अब देखो यहां पर हमें इसको डेरिवेशन भी निकालना पड़ेगा। अब ओम के नियम को सीधा सीधा आपको लगाना है प्यारे बच्चों, ओम के नियम से करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमारा जो I1 का मान रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो करंट अलग अलग है बच्चों, ओम के नियम से I1 बराबर में हम लोग मान इसका निकालते चलेंगे, कैसा हो जाएगा,
V बटा में R1, है ना। फिर उसी तरीका से I2 का मान क्या हो जाएगा, V बटा में R2, और I3 का मान हो जाएगा V बटा में R3 हो जाएगा। ये अब यहाँ पर I1, I2, I3 मतलब जो धारा है वो अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, कुल परिणामी धारा निकाल लेते बच्चों। कुल धारा निकालेंगे मतलब I निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, I1 प्लस में I2 प्लस में बच्चों I3, इस तरीके से आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो I का I बराबर I1 का मान रखना है आपको, तो I1 का मान कितना है भाई, यहां से देख लो V बटा R है ना, तो V बटा R1, यहाँ पर V बटा R2 और V बटा में R3 हो जाएगा। तो I बराबर में बच्चों ये कैसा हो जाएगा, आप यहां से कैसे करोगे कि V को कॉमन निकाल दोगे, तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3 ऐसे आपको निकाल ले। V को इधर भेज देंगे तो I अपॉन में आ जाएगा ऐसा, तो 1 बटा R1 और 1 बटा R2 और 1 बटा ये R3 हो जाएगा। और I बटा V का मान भी होता है बच्चों 1 बटा R, इसलिए ये हो जाएगा 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3 ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। यही जो है, यही तुल्य प्रतिरोध हेतु सूत्र है, ऐसा करके आप यहां बता सकते। इतना आपको करना है जिससे 5 मार्क्स बच्चों मिल जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे तो पहले इसको समांतर क्रम में संयोजित करना है बच्चों, ऐसे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये कितने ओम का है, 2 ओम, ये है भाई 3 ओम और ये है आपके 5 ओम का। क्लियर है। इसको समांतर क्रम में बच्चों इस तरीके से जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे इसका V जो रहेगा अलग अलग रहेगा, और इसी पे बच्चों अपन क्या कर देंगे भाई, इस तरीके से बच्चों देख लो, ये इसका V है। अब इस पर क्या लगा देंगे, एक बैटरी डाल देंगे, बैटरी लगा देंगे, एक कुंजी डाल दिए, एक इसी पर क्या डाल दिए, अमीटर डाल दिए बच्चों, इस तरीके से ये हो जाएगा। तब इस पर I धारा बहती है, यहाँ पर सेम अभी जो देखे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 बाकी रहेगा। बट हमें निकालना क्या है बच्चों, सिंपल सा है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो हम लोग लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध के लिए 1 बटा R बराबर में 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3 ऐसा लेना है। और हमें पता है, या दिया है करके आप लोग लिख सकते हो, इस चीज को दिया है करके लिखना पहले से, उसके बाद डायग्राम बनाना। दिया क्या है बच्चों, R1 कितना है, 2 ओम है भाई, R2 कितना है, 3 ओम है भाई, R3 कितना है भाई, तो 5 ओम आप लोग इस तरीके से लिख लोगे। अब उसी मान को रखेंगे यहाँ पर, R बराबर में 1 बटा R1 मतलब 1 बटा 2, 1 बटा 3, और क्या लिखना है आप लोगों को भाई, यहाँ पे प्लस 1 बटा 5 लिख लेंगे। तो 1 बटा R बराबर में सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा कर लो, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब इसमें 2 को छोड़ के इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 काम 15, 3 में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 में इन दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 1 बटा R बराबर में सबको जोड़ दो, 15 और 10 25, 6 31 बटा में 30। ये इसकी आंसर हो जाएगी बच्चों। अगर आपको R का मान चाहिए तो इसको जब पलटी करेंगे तो 30 बटा 31 भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये इसकी क्या हो जाएगी, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको कैलकुलेट जो है बच्चों करना है, और आएगा तो टूट टूट के आएगा, ठीक है, इकट्ठा है, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व उठा लिया अपन, क्या फ्यूज क्या या किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है, उसमें डाला जा सकता है। तो फ्यूज को बताते हैं, यह तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु से बने होते हैं,
है ना। मतलब ये तांबा, टीन, सीसा मिश्र धातु से बने होते हैं और इसकी गलनांक बच्चों, इसका गलनांक जो है कम होता है, जिससे विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, ये तीन चीज से बना होता है, तांबा, टीन और सीसा से बने होते हैं। इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसको कहां लगाया जाता है, लाइव जो तार होते हैं जैसे करंट आ रहे उसके बीच में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, जिससे परिपथ के तारों के लघुपतित होने अथवा वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण अधिक धारा बहने पर पिघल कर टूट जाते हैं, जिससे परिपथ में लगे उपकरण जो है सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आपको ये क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखना है। तो देखो बच्चों, किसी पदार्थ की इकाई क्रॉस वाले घन में आमने सामने की फलकों का प्रतिरोध को, ठीक है, किसी इकाई क्रॉस वाले घन के आमने सामने के फलकों की जो प्रतिरोध होता है उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध जो है कहलाता है। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है बच्चों, याद रखेंगे क्या होता है, ओम मीटर। अब दोनों में अंतर भी देखते हुए चलते हैं। तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के जो प्रतिरोध होता है, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के जो प्रतिरोध होता है उसको विशिष्ट प्रतिरोध, और किसी चालक के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। फिर इसका मात्रक ओम मीटर होता है और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, सिर्फ ओम होता है। यहाँ तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। इस तरीके से चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, देखो ओम का नियम पिछले साल आ रखा है, इसलिए मैं बड़ा से इसका नहीं करा रहा हूं, बट ओम का नियम, उसकी डेरिवेशन सब कुछ भी पूछे जा सकते थे, बट ओम के नियम प्रीवियस ईयर में आ रहा है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन अपन उठाए यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल पेपर में मेंशन है। विद्युत परिपथ बताना है किसका भाई, प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग का वर्णन निम्नानुसार करना है शीर्षकों पर। विद्युत परिपथ बनाना है, प्रतिरोध का सूत्र, दो सावधानियां बताना है। क्लियर है बच्चों। तो देखते चलो, यहाँ पर विद्युत परिपथ की बात करें इस तरीके से, जैसे कि आपको विजिबल हो रही है, आपको विद्युत परिपथ बनाना है, यहाँ पर बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध को जोड़ देना है, यहाँ पर फिर मीटर लगा देना है। तो ये आपके ओम के नियम के लिए क्या हो जाएगा, इसका परिपथ हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला गया, प्रतिरोध का सूत्र, तो R बराबर में क्या होता है, V बटा में I होता है, ये आपको पहले से पता है ओम के नियम से। अब सावधानियां बोला गया, देखो कितना तोड़ा गया, सभी संयोजी पेंच कसे हुए हो, कैसे लिखा है तो कसे हो, सभी संयोजी पेंच कसे हुए वो, सभी संयोजी तार के सिरे रेत माल से साफ करें। इस तरीके से दो सावधानी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आई हुई थी कब प्यारे बच्चों, हमारा 2026 बोर्ड एग्जाम के तीनों स्टेट में आया था। देखो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में दिए है कि निम्न को परिभाषित करना है। बस अपने घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है, घरेलू विद्युत परिपथ है तो निम्न बिंदुओं को समझाना, जैसे अतिभारण क्या है, प्रत्यवर्ती धारक है। देखो इसलिए वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं, बड़ा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बच्चों, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अतिभारण मतलब ओवरलोड होते रहते होता है ना, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा, मान के चलो मेरे पास एक तार है, ऐसा तार गया है, इस तार में आवश्यकता से ज्यादा विद्युत धारा बहने लगता है तो उसे ही अतिभारण कहते हैं। या बोल सकते हैं जब किसी तार में जरूरत से ज्यादा या उसके शक्ति से भी ज्यादा उपकरण लगाया जाता है, जैसे कि ये मान के चलो यहाँ पे करेंट गया है, इस करेंट में इतनी सारी मशीनें चला रहा है, मतलब उसके शक्ति से भी ज्यादा, तब उसे हम लोग बोलते हैं अतिभारण। ओवरलोड शब्द को याद रखना, ठीक है। अतिभारण से बचने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज या एमसीबी का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, तो जिस धारा की दिशा और परिमाण समय समय पर बदलते रहते उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखो इतना सिंपल से उसकी परिभाषा बताना था, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाता, 2.5 नंबर की क्वेश्चन ये हो जाती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन है अगला, विद्युत परिपथ में रखे जाने वाली सावधानियां, ये पहले 3 नंबर में या 5 नंबर में दोनों में पूछे जाते थे। तो देख लो बच्चों, 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो भी स्विच तथा प्लग को कसा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उचित विद्युत रोधी परत के तार प्रयोग में लेने चाहिए। खराब अथवा क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत बदलवा देना चाहिए। फिर आग लगने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर स्विच को तुरंत बंद करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे चीजें को याद रखना पड़ेगा, सावधानी की हमें क्या क्या सावधानी रखना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। जैसे कि अगर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है बल्ब, श्रेणी क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में बल्ब लगा हुआ है ऐसा,
एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए, फिर इसी पे एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए, फिर इसी पे एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए, ऐसा श्रेणी क्रम में बल्ब लगा हुआ है। तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान चलो इसमें से एक तो बल्ब ये फ्यूज हो गया, तो क्या ये दोनों जलेगा कि नहीं जलेगा, ये चीजों को आपको बताना है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन बोल समांतर क्रम में समझिए 3 बल्ब, अगर यही बल्ब ऐसा है समांतर क्रम में बच्चों, इसका तार अलग से है ऐसा, फिर यहां से लेकर के इसका तार अलग से है, फिर यहां से आकर के इसका तार अलग है, तब ये समांतर क्रम है और ये श्रेणी क्रम है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है, अगर खराब होगा तो क्या होगा, तो समझते हैं इसकी आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में 3 बल्बों में से एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बल्बों में धाराएं समान होती है ना। और समांतर क्रम में यही घटना घटने पर अन्य में धारा का मान बढ़ जाएगा, जिससे रोशनी थोड़ी कम हो जाए, रोशनी थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाना है बच्चों। तो संकेत चिन्ह आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेल, बैटरी, प्रतिरोध, ये पीवाईक्यूज में पूछे गए ऑलरेडी, इसलिए इसको जरूर देख लेना जितने भी आपके उपकरण है। तो मैं तो पूरा का पूरा बुक का बोलूंगा भाई कि क्या आ सकता है, जैसे कि सेल लिखा है यहाँ पे, तो सेल का प्यारे बच्चों आप लोगों का भाई सेल लिखा है, तो सेल का आपका ये हो जाएगा, है ना, इस तरीका से। तो ये पूरी चीजें याद रखें। तार का हो गया तो तार का सिंपल से ये हो है, ठीक है। संयोजी तार बोला गया तो संयोजी तार के लिए ऐसे आपको बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है। विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का, अभी मैं बल्ब बना रहा था, लगा होगा क्या बना रहे हैं सर करके, है ना। अब तो आगे सोई ना समझ कि ये विद्युत बल्ब का है। स्विच चालू के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये चालू है भाई, ठीक है। अब स्विच बंद रहेगा मतलब बीच में बिंदु नहीं रहेगा, ये काम कर सकते हो। फिर बैटरी के लिए, बैटरी के लिए सिंपल सी ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, ये ऐसा एक तरफ प्लस रहेगा और एक तरफ माइनस। प्रतिरोध बोला जाता है तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का। अब विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिवर्ती प्रतिरोध, तो इसी पर ऐसा कट करना रहता है। अमीटर, वोल्ट मीटर और फ्यूज, इतना में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको प्रिपरेशन कर लेंगे। क्लियर है। फिर बच्चों इसी चैप्टर से हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के 4 बल्ब जो है 5 घंटे, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के 3 पंखा 6 घंटे चलते हैं, तो इस घर में महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो करेंगे कैसे, खर्च ऊर्जा कैसे निकाल रहे हैं, विद्युत उपकरणों की संख्या और विद्युत उपकरणों की शक्ति, समय, दिनों की संख्या और सबको 1000 से गुणा करना है, ये सूत्र है उसका खर्च ऊर्जा को निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे चलने पर 1 महीने का खर्च निकालना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखो यहाँ पे 40 वाट 4 बल्ब है ना, 1 महीने में 30 दिन, दिनों की संख्या लिखते हैं ना, तो पूरे चीजों को यहां पर लिख देंगे और उसको पूरे को भाग किससे करना है बच्चों, 1000 वाट से कर दे, 1000 से कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो सबको जब गुणा करोगे, देख लो सबको जब गुणा, देखो जीरो तो कट जाएगा, एक एक जीरो, जीरो जीरो कटेगा, यहां जीरो कटेगा। अब बाकी कितना, 4 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80/10 आ रही है यहाँ तो। अरे 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 कैसे गड़बड़ हो रही है, अरे 3 भी बाकी है, सॉरी 3 बाकी है, 4 चौक 16, 16 पंचासी 3 है ये, है ना। अब 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80, तो 8 तिया 24 किलोवाट पर आवर, ये इसका इतना खर्चा आया भाई, ठीक है। अब 60 वाट के बल्ब, 60 वाट के 2 बल्ब को 6 घंटे 1 महीना चलने पर खर्च निकालना है, तो सिंपल से यहां पर भी वही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा फिर वही 2 बल्ब 60 वाट 6 घंटा, है ना, 30 दिन, ऐसा करोगे तो ये कैलकुलेशन वो होगा। तो तीनों के लिए इस तरीके से आपको ये निकलेगा। फिर यहाँ पर 1 महीने में कुल, तो सबको जोड़ दोगे बच्चों, ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसमें रुपए में बदलने के लिए आप 1.2 मतलब आधा रुपए का गुणा करना पड़ेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा फिर कितना 44.4। ये इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी है और इसको कर लेना बच्चों। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है जिसको आपको बच्चों करना रहेगा, ठीक है। फिर बाकी और भी चैप्टर्स का 1 बाय 1 मैं तीनों चैप्टर्स का बता दूंगा और करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 5 नंबर वाली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, छूटना नहीं चाहिए वरना आपके परसेंट में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सब चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।